नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एन टॉप पर। जैसा कि आपको पता है कि हम ये लेक्चर सीरीज़ जो शुरू किए हैं वो उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन की आने वाली वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है और विषय हमारा पॉलिटिकल साइंस है। इसके पहले हमने 12-13 लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं और सारा हमारे चैनल पर अवेलेबल है, उस पर आप देख सकते हैं। काफ़ी गैप के बाद हम फिर से श्रृंखला शुरू करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने जो शुरू किया था वो जो हायर एजुकेशन का पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है उसमें तीसरा यूनिट है भारतीय शासन और राजनीति। उसमें हमने जो शुरू किया था वो संविधान, राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय संविधान का विकास और रचना के बारे में था। उसके बाद जो अगला इसका यूनिट है इस यूनिट में वो है संविधान का वैचारिक आधार। तो हम अब नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें इसी पर चर्चा करेंगे कि संविधान में वो कौन कौन से ऐसे वैचारिक आधार हैं जिससे हमारा संविधान अभिप्रेरित हुआ है। तो शुरू करते हैं आज का अपना ये लेक्चर। देखिए, संविधान का जो वैचारिक आधार है उसके अभिप्राय को सबसे पहले जान लें कि आखिर इसका मतलब क्या होता है। तो संविधान और राजनीतिक व्यवस्था के दार्शनिक आधार तत्वों या वैचारिक आधार से अभिप्राय उन आदर्शों से होता है जिससे संविधान क्या होता है, अभिप्रेरित होता है, तथा उन नीतियों से है जिन पर संविधान और शासन प्रणाली आधारित होती है। कुल मिला के ये जो संविधान की रचना होती है उसकी बुनियाद होती है, उसका बेड रॉक्स होता है जिस पे संविधान रूपी मंजिल या मकान निर्मित होता है। ठीक है, तो जो ये संवैधानिक वैचारिक आधार है वे संविधान के कई भागों में बिखरे हुए हैं, जैसे प्रस्तावना हो गया, मूल अधिकार हो गया, नीति निर्देशक तत्व हो गया, मूल कर्तव्य हो गया। ये सभी जो मूल विषय हैं संविधान के, इनमें हम विभिन्न वैचारिक आधारों को देख सकते हैं। तो हमारे सिलेबस में सबसे पहला जो वैचारिक आधार की चर्चा की गई है वो संविधान के प्रस्तावना पर की गई है कि संविधान के प्रस्तावना में कौन कौन से वैचारिक आधार हैं। तो आज हम जो लेक्चर बना रहे हैं वो प्रस्तावना में जो वैचारिक आधार हैं उस पर है। तो हम प्रस्तावना में देखेंगे कि कौन कौन से वैचारिक आधार हैं। ठीक है, प्रस्तावना देखते हैं। संविधान का वैचारिक आधार संविधान की प्रस्तावना में देखा जा सकता है, ठीक, जिसे संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को पारित किया था। यह प्रस्तावना जो था इसको जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रारूप पेश किया था, उसी को पारित किया गया और यही आगे चल करके प्रस्तावना बना जिसको संविधान ने 26 नवंबर 1949 को पारित किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने एक टिप्पणी की थी प्रस्तावना के संबंध में। वो क्या था वो देख लेते हैं। हमारा जो उद्देश्य है आपको पता ही है कि रिटन है, एग्ज़ाम है नहीं, ये वैकल्पिक प्रश्न आते हैं इसमें। तो हम आपको वही पॉइंट और वही चीज़ें बताएंगे ताकि आपको क्वेश्चन हल करने में आसानी हो। तो हमारा पूरा फोकस वैकल्पिक प्रश्नों के आधार पर ही होगा ताकि प्रश्नों को अच्छे से समझ करके उसका उत्तर आसानी से दिया जा सके। तो देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना पर विचार करते हुए, ये प्रस्तावना है, प्रस्तावना पर विचार करते हुए एक केस था बेरूबारी केस में कहा, क्या कहा, प्रस्तावना संविधान के निर्माताओं के आशा को स्पष्ट करने वाली एक कुंजी है। ये स्टेटमेंट कभी कभी पूछ देता क्वेश्चन में, तो हमको ये ध्यान रखना कि किस विवाद में कहा गया था। तो बेरूबारी का विवाद था और उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान की कुंजी है और अगर संविधान को कोई समझना चाहता है तो प्रस्तावना को समझ ले तो पूरे संविधान को समझ सकता है। ये महत्वपूर्ण टिप्पणी थी बेरूबारी केस में। संविधान की प्रस्तावना को देखते हैं। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है, ध्यान से देखिएगा, पूरी प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ये टर्म्स आपको उसी लाइन में उसी सीक्वेंस में याद करना है। कभी कभी इसी तरह से सीक्वेंस भी पूछ देता है कि कौन से वर्ड पहले आए थे। तो आपको ध्यान देना है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, यानी कि ये उपर्युक्त जो भी तथ्य हैं इसको प्राप्त करने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ब्रैकेट में इसका हिंदी में तिथि देखिए, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। इसमें जो अंडरलाइन वाले शब्द आप देख रहे हैं, ये देखिए, एक है समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा अखंडता है। ये तीनों शब्द प्रस्तावना के मूल प्रारूप में शामिल नहीं थे, इसको संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो ये पूरी प्रस्तावना है। इसमें देखिए की टर्म्स मैंने अलग अलग लाइनें में किए हुए, एक साथ नहीं किया, कोई समझने में आसानी होगी। ये हमारी पूरी प्रस्तावना है और इसी से पूरी प्रस्तावना से निकल करके संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें वैचारिक आधार निकल कर सामने आते हैं। अब इसी प्रस्तावना के आधार पर हम कौन कौन से वैचारिक आधारों को देख सकते हैं उसकी चर्चा हम करेंगे। प्रस्तावना का वैचारिक आधार, ठीक। सबसे पहला हमने देखा कि हम भारत के लोग, इसका मतलब जो संविधान का स्रोत है वो क्या है? हम लोग हैं, भारत के लोग हैं, यानी कि भारत की जनता है। ये एक प्रमुख वैचारिक आधार है। संविधान का स्रोत जनता है। दूसरा क्या है? हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरा वैचारिक आधार क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संप्रभुता से आप परिचित हैं, आगे हम पढ़ेंगे भी, लेकिन संक्षेप में ये जानिए, संप्रभुता का आशय है भारत के आंतरिक तथा वैदेशिक मामलों में भारत सरकार का स्वभाव तथा जो भी उसका रवैया है, जो भी उसका नीति है, जो भी उसकी डिसीजंस हैं, वो सारे के सारे क्या हैं? स्वतंत्र हैं, किसी के दबाव में नहीं है। यानी कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में पूर्ण तरीके से संप्रभु है। वह किसी के दबाव में कोई भी फैसला नहीं करेगा, वह स्वतंत्र रूप से सारे निर्णय लेगा। ये हो गया प्रभुत्व संपन्न वैचारिक आधार। नेक्स्ट देखते हैं लोकतंत्रात्मक संविधान। लोकतंत्रात्मक संविधान मतलब राज्य शक्ति जो है उस पर किसी एक वर्ग विशेष का एकाधिकार नहीं होगा और शासन का संचालन बहुमत के सिद्धांत के आधार पर होगा। देखिए कैसे एक एक चीज़ को अलग करते जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि प्रस्तावना पूरी तरीके से उसमें जो भी वैचारिक आधार है उस पर हम क्लियर कर रहे हैं। तो तीसरा टर्म्स जो था वो लोकतंत्रात्मक संविधान था। तो इसका आशय हमने देखा, राज्य शक्ति पर किसी एक वर्ग विशेष का एकाधिकार नहीं होगा और शासन का संचालन बहुमत के सिद्धांत के आधार पर होगा। नेक्स्ट की पॉइंट क्या है? गणराज्य। गणराज्य हमने शब्द में देखा, पूरा प्रस्तावना में देखा था, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो गणराज्य का आशय देख लेते हैं क्या है। यह शब्द इस बात पर जोर डालता है कि दो प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं, जैसे वंशानुगत लोकतंत्र और दूसरा लोकतांत्रिक गणराज्य में से भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतांत्रिक गणराज्य को अपनाया गया है। देखिए दो तरह का लोकतंत्र है, एक होता है वंशानुगत लोकतंत्र और दूसरा है लोकतांत्रिक गणराज्य। तो वंशानुगत लोकतंत्र में जो मुखिया होता है राज्य का, वो वंशानुक्रम के हिसाब से निर्धारित होता है। जैसे ब्रिटेन में वंशानुगत लोकतंत्र है, वहाँ पे एक ही वंश के लोग राज्य के प्रमुख होते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में क्या होता है, राज्य का प्रमुख जैसे राष्ट्रपति है, उसका निर्वाचन एक निश्चित समय के लिए होता है और उसके बाद किसी दूसरे व्यक्ति का निर्वाचन होता है। तो जो राज्य का मुखिया होता है उसका समय समय पर निर्वाचन होता है और इसी व्यवस्था को लोकतांत्रिक गणराज्य बोला जाता है। नेक्स्ट देखेंगे न्याय। न्याय में क्या क्या था? प्रस्तावना की वैचारिक आधार में न्याय एक महत्वपूर्ण पक्ष है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। ये टर्म्स आप रखिएगा, पूछता है कभी कभी कि भारतीय प्रस्तावना में किस न्याय की बात की गई है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीन ही न्याय की बात की गई है। स्थापना में प्रयास करना राज्य का पवित्र कर्तव्य माना गया है। अब एक एक चीज़ को जब आप एक्सप्लेन करेंगे कि सामाजिक न्याय क्या होता है,
आर्थिक न्याय क्या होता है, राजनीतिक न्याय क्या होता है, तो आपको और स्पष्ट इसको समझने में आसानी होगी। जैसे सामाजिक न्याय एक व्यापक टर्म है, आप आगे पढ़ेंगे जब उसमें थिंकर्स में और थियरी में, तो सामाजिक न्याय टर्म्स आगे आएगा। संक्षिप्त में ये जानिए कि सामाजिक न्याय में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तीनों न्याय समाहित हो जाते हैं। आर्थिक न्याय का मतलब संपत्ति के आधार पर भेदभाव ना हो, ज़्यादातर समाज में समानता हो, ऐसा ना हो कि कुछ लोग ज़्यादा गरीब हों, कुछ लोग ज़्यादा अमीर हों, ये हो गया। और राजनीतिक न्याय के अंतर्गत जो आता है, राजनीतिक जो भागीदारी होती है राज्य में, उसमें सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त हो, यानी कि सभी लोग राजनीति में हिस्सा ले सकें, इसी को राजनीतिक न्याय कहा जाता है। किसी को भी उसके हैसियत, उसके जन्म, उसके लिंग इत्यादि आधारों पर उसको रोका ना जा सके, वो बाधित ना हो उस पर, तो ये राजनीतिक न्याय कहा जाता है। तो हमने न्याय का वैचारिक आधार देखा। नेक्स्ट देखेंगे स्वतंत्रता का क्या है, स्वतंत्रता के बारे में कहा गया है। प्रस्तावना में इस बात की ओर जोर दिया गया है कि समस्त नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान किया जाएगा। यह स्वतंत्रता क्या क्या होगी, विचार, अभिव्यक्ति, भाषण, संघ बनाने आदि जैसे नागरिक स्वतंत्रताओं से परिपूर्ण होगा। ठीक, अब पंथ निरपेक्ष की बात कर लेते हैं। पंथ निरपेक्षता भी शब्द उसमें जोड़ा गया है प्रस्तावना में। पंथ निरपेक्ष राज्य किसी पंथ विशेष को प्रोत्साहन नहीं देता है। भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य की बजाय प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। आशा है भारत में धर्म को कर्तव्य से जोड़ा गया है, यानी कि धर्म वह है जो कर्तव्य है। गांधी जी के हिसाब से धर्म मतलब कर्तव्य होता है, अपने कर्तव्यों का पालन करना। तो अगर धर्मनिरपेक्ष कह देंगे तो लिटरल मीनिंग ऐसी हो जाएगी कि कर्तव्य से विमुख हो जाना, यानी कि धर्म अपने कर्तव्य से ही विमुख हो जाना क्या होगा, धर्मनिरपेक्षता होगा। इसलिए धर्मनिरपेक्ष शब्द की जगह पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया है। और पंथ कई होते हैं, जैसे मुस्लिम पंथ है, पारसी पंथ है, अलग अलग पंथ हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में ही बहुत सारे ऐसे पंथ, जैसे बौद्ध पंथ अलग चला जाता है, आप लिंगायत पंथ को देखेंगे अलग है। तो अलग अलग पंथों को यहाँ पे कहा गया है कि पंथ निरपेक्ष राज्य किसी पंथ विशेष को प्रोत्साहन नहीं देता है, ना ही वह किसी पंथ के साथ कठोरता या नम्रता का व्यवहार करता है। भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता तथा धर्मनिरपेक्षता में विभेद किया गया। हमने आपको बताया इसके बीच में अंतर, तो ये आपको ध्यान रखना है कि पंथ निरपेक्षता की बात प्रस्तावना में की गई है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है प्रस्तावना में वैचारिक आधार। नेक्स्ट है समता या समानता। इसका आशय है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए प्रत्येक मनुष्य को समान अवसर उपलब्ध होना चाहिए। जाति, वंश, धर्म, लिंग इत्यादि के आधार पर मनुष्य के बीच अंतर नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर किसी चीज़ तक कोई पहुंचना है, जैसे किसी पोस्ट तक पहुंचना है, किसी व्यक्ति को अनुचित आधार पर उसको न रुका, जैसे कि पर्टिकुलर जाति के लोग ही उस पर काबिज न हो, पर्टिकुलर धर्म के लोग ही उस स्थान तक न पहुँचे, इसको रोकने का प्रयास किया जाएगा जब, तो समता का आदर्श होगा और समानता स्थापित होगी। तो ये समता का आदर्श संविधान के प्रस्तावना में है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, राष्ट्रीय एकता की बात की गई है संविधान की प्रस्तावना में। राष्ट्रीय एकता पर विशेष जोर दिया गया है, क्योंकि आपको पता है कि भारत विविधताओं का देश है। इसमें विविध संस्कृतियाँ, अलग अलग धर्म, पंथ, जाति, भौगोलिक आधारों पर भी विविधता बहुत ज़्यादा है। तो इस विविधता को देखते हुए भारतीय राष्ट्रीय एकता के लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि प्रस्तावना में इस तत्व को समाहित किया गया। क्यों, कारण क्या था? कारण भारत के विविधताओं का देश है, जहाँ भाषा, संस्कृति, धर्म, पंथ, जाति तथा भौगोलिक आधारों पर क्या है, सर्वत्र विविधता विद्यमान है। ऐसी परिस्थिति में यदि राष्ट्रीय एकता पर बल नहीं दिया जाएगा तो राष्ट्र के विखंडित होने की प्रबल संभावना होती है, जिससे राष्ट्र कमजोर पड़ सकता है। इसलिए राष्ट्रीय एकता की बात प्रस्तावना में की गई है। अब देख लेते हैं, जो मैंने 3 शब्द आपको बताए थे, समाजवादी था, ठीक, और क्या था, पंथ निरपेक्षता और अखंडता था। इसके बारे में देखेंगे। प्रस्तावना में संशोधन किया गया, कब किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976, ये इसका तिथि है 42वें संविधान की संशोधन की द्वारा। संविधान की मूल प्रस्तावना में निम्न 3 तत्व जोड़े गए थे। सबसे पहला तत्व कौन था? समाजवादी। दूसरा कौन सा था? पंथ निरपेक्ष। और तीसरा कौन सा था? अखंडता। ये तीनों शब्द जो है उसी में जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। प्रस्तावना के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण केस आए थे, उसके बारे में देख लेते हैं हम। क्वेश्चन इससे भी कभी कभी उठ जाता है। सबसे पहला हमने देखा बेरूबारी केस,
उसी में कुंजी के बारे में बात की कि संविधान की कुंजी क्या है, प्रस्तावना है, तो की ही थी। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात कही गई थी कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, मतलब संविधान को प्रस्तावना से अलग कर दिया इस केस में और कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन एक केस आता है 1973 में केशवानंद भारती के नाम से। इस मामले को केशवानंद भारती काफ़ी फेमस केस है पूरे भारतीय संविधान के इतिहास में। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे जब बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व में की गई टिप्पणी को पलट दिया और कहा अभिनिर्धारित कहा कि ये जो उद्देशिका है या प्रस्तावना है वो क्या है, संविधान का ही भाग है, ये संविधान से अलग नहीं है। इसमें ये कहा गया, न्यायालय ने फिर से स्पष्ट किया कि उद्देशिका या प्रस्तावना में संशोधन क्या होगा, किया जा सकता है, लेकिन उद्देशिका के उस भाग में संशोधन नहीं किया जा सकता है जो आधारभूत ढांचे से संबंधित हो। तो ये दो महत्वपूर्ण केस थे आपके प्रस्तावना से संबंधित, और ये सारी जो वैचारिक आधार थे उसको हमने देख लिया है। एक बार फिर से थोड़ा हम प्रस्तावना के मूल स्वरूप को देखते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये तीन टर्म्स, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय कौन कौन से हैं ये आपको ध्यान देना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की क्या है, स्वतंत्रता है। यानी स्वतंत्रता कितनी है, एक देखिए, उपासना, धर्म, विश्वास, अभिव्यक्ति और विचार, कुल मिला के 5 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है, याद रखना है आपको। और समता की बात की गई है। समता में क्या क्या है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी 2 प्रकार की समता की बात की गई है प्राप्त करने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता। देखिए, एकता पहले से था मूल संविधान प्रस्तावना में, और ये अखंडता 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने इस संविधान सभा में आज तिथि 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये पूरा संविधान की प्रस्तावना का वैचारिक आधार की पृष्ठभूमि थी, उसकी पूरी विस्तृत जानकारी थी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे हम। वैचारिक आधार वाला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मूल अधिकार। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मूल अधिकार के वैचारिक आधार की बात करेंगे।